नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। अमरावती डफरिन अस्पताल अग्निकांड पर सियासत तेज हो गई है। 3 नवजातों की मौत के बाद विजय वडेट्टीवार आक्रामक हो गए हैं। वडेट्टीवार ने अस्पताल के जले एनआईसीयू का दौरा किया। दोषियों पर मनुष्य वध का केस दर्ज करने की मांग की है। स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग और जांच की चेतावनी दी है। अमरावती के जिला स्तरीय अस्पताल के एनआईसीयू में लगी भीषण आग में 3 नवजातों की मौत के बाद अब सियासी घमासान तेज हो गया है। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार अमरावती पहुंचे और जिला महिला अस्पताल के जले हुए एनआईसीयू वार्ड का जायजा लिया। उन्होंने सरकार और प्रशासन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए। वडेट्टीवार ने कहा कि अस्पताल के फायर ऑडिट की वैधता 21 अगस्त को खत्म हो गई थी। उनका दावा है कि जुलाई में पीडब्ल्यूडी को पत्र लिखे जाने के बावजूद फायर ऑडिट समय पर नहीं कराया गया। उन्होंने इस मामले में दोषी अधिकारियों और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ मनुष्य वध का केस दर्ज करने की मांग की है। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की मांग की है। वडेट्टीवार ने चेतावनी दी कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के तौर पर वह इस मामले की जांच भी कराएंगे। तर आज ही घटना टाळता आली असती, नक्कीच टाळता आली असती। ज्यावेळेस छोटीशी आग लागली त्यावेळेस खरं तर अभिनंदन की त्या परिचारिकेचं की ती बिचारी तेवढे 6 बालकांना तरी वाचवू शकली, नाहीतर 9 बालकांचा मृत्यू त्या ठिकाणी झालेला असता। जे व्हेंटिलेटर होते ते व्हेंटिलेटरचा पुरवठा तो सेंट्रलाइज झालेला होता। म्हणजे सेंट्रलाइज म्हणजे प्रशासनाकडून किंवा मंत्रालयाकडून झालेला होता असं बोललं जात आहे। आणि 2022चं जे व्हेंटिलेटर फुटलं होतं ते सुद्धा त्याच कंपनीचं तेव्हा तिथूनच झालेलं होतं। आणि आता ही जे 9 जे व्हेंटिलेटर आहे म्हणजे पूर्ण राज्यामध्ये त्या कंपनीचे ते सेंट्रलाइज पुरवले जातात असं सांगतात। नाही, आता मी पत्र आज लिहून मंत्र्यांशी बोलून या कंपनीचे जेवढे व्हेंटिलेटर आहेत ते सगळे बाजूला करा। विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने आज अमरावती डफरिन अस्पताल का दौरा किया है। उन्होंने अस्पताल का जायजा लिया है और इस घटना को सरकार की लापरवाही बताते हुए स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। इससे अमरावती अग्निकांड पर सियासत अब और तेज हो गई है। अमरावती की इस दर्दनाक घटना के बाद विजय वडेट्टीवार के आक्रामक रुख से सरकार की मुश्किलें बढ़ गई है। भले ही सरकार ने उच्च स्तरीय जांच समिति बना दी हो, लेकिन विपक्ष द्वारा मनुष्यवाद का केस और इस्तीफे की मांग इस मामले को नया मोड़ दे रही है। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे कार्रवाई क्या होती है। ये देखने जैसी बात होगी। जावेद शाह, न्यूज़ इंडिया, अमरावती। मुंबई से सटे पालघर जिले से धर्म परिवर्तन को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। बता दें कि एक हिंदू परिवार ने आरोप लगाया है कि कुछ महिलाएं उनके घर पहुंची और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने की कोशिश की। साथ ही परिवार का आरोप है कि महिलाओं ने उन्हें हिंदू धर्म छोड़कर दूसरा धर्म अपनाने के लिए कहा और कथित तौर पर यह भी कहा कि ऐसा करने से उनकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। परिवार ने धर्म और हिंदू देवी देवताओं को लेकर आपत्तिजनक बातें किए जाने का भी आरोप लगाया है। मामले की जानकारी पुलिस को मिलने के बाद जांच शुरू की गई है। पुलिस ने महाराष्ट्र में लागू नए धर्म परिवर्तन कानून के तहत 22 महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पालघर के एडिशनल एसपी विनायक नरले के मुताबिक शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है और पूरे मामले की जांच जारी है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपों में कितनी सच्चाई है और घटना से जुड़े अन्य लोगों की क्या भूमिका है। फिलहाल आरोपियों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया जारी है। बोकारो पुलिस स्टेशन के तहत वाकड़पाड़ा यहाँ पे फिरियादी के घर पे कुछ महिलाएं नया करार और पवित्र शास्त्र ये बुक लेके गए थे। उन्होंने कहा ये बुक अगर आप पढ़ते हो तो आपकी जो बीमारियां है वो भी दूर हो जाएगी और आपको इससे फ़ायदा भी हो जाएगा। फिरियादी ने बुक लेने से मना किया था, परंतु फिर जो महिलाएं थे उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि ये बुक आप पढ़ो, आपका जो धर्म है उसका आचरण मत करो, ये बुक के हिसाब से आप आचरण करोगे तो आपको फ़ायदा होगा। ऐसी तकरार देने के बाद पुलिस स्टेशन मोकाड़ा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दाखिल है। BNS सेक्शन 299 के तहत गुना दाखिल किया है और इसकी आगे की जांच चालू है।
महाराष्ट्र में फिर एक बार धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। मुंबई से सटे पालघर जिले में आरोप लगा हुआ है कि कुछ महिला गांव के लोगों का धर्म परिवर्तन करा रही है। गांव के लोगों ने जब पुलिस के साथ वहां पर पहुंचा तो 15 से 20 महिलाएं थी जिन्हें ईसाई धर्म अपनाने के लिए जो प्रक्रिया थी वो पूरी की जा रही थी। पालघर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और उन महिलाओं को पूछताछ के लिए पुलिस थाने ले गई। धर्म परिवर्तन मामले में पालघर पुलिस ने 22 महिलाओं के खिलाफ FIR दर्ज किया है। 2026 में धर्म परिवर्तन का महाराष्ट्र में यह तीसरा बेहद गंभीर मामला सामने आया है। पालघर पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि इन लोगों का कोई ग्रुप है, संगठन है या फिर किस तरीके से यह धर्म परिवर्तन करते हैं। फिलहाल 7 ईसाई महिलाएं पुलिस की कस्टडी में हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है। न्यूज इंडिया के लिए मुंबई से मुरारी सिंह। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले से खबर सामने आई, जहां तामिहणी घाट में सड़क से करीब 15 से 20 फीट नीचे खाई में एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और तलाशी अभियान शुरू किया। करीब 12:30 बजे पुलिस को महिला के खाई में पड़े होने की सूचना मिली थी। इसके बाद SVRSS सागर रेस्क्यू टीम कोलाड की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। रस्सियों के सहारे काफी मशक्कत के बाद महिला के शव को खाई से बाहर निकाला गया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर महिला की मौत कैसे हुई? क्या यह कोई हादसा है या फिर महिला की हत्या कर शव को खाई में फेंका गया? फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। प्रथम दृष्टया हत्या की आशंका जताई जा रही है। हालांकि मौत की असली वजह जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सामने आ पाएगा। पुलिस महिला की पहचान और घटना से जुड़े अन्य सुराग जुटाने में लगी है। महाराष्ट्र के अमरावती से अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सामने एक खबर आई। जिला महिला अस्पताल के NICU में 24 अगस्त की तड़के वेंटिलेटर में विस्फोट के बाद आग लग गई थी। इस हादसे में 3 नवजातों की मौत हो गई थी, जबकि 36 नवजातों को सुरक्षित बाहर निकाला गया था। अब इस पूरे मामले में अस्पताल के फायर ऑडिट को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक अस्पताल के फायर ऑडिट की वैधता 21 अगस्त को ही खत्म हो गई थी। इससे पहले जुलाई में अस्पताल की ओर से PWD के इलेक्ट्रिक डिवीजन को ऑडिट के लिए पत्र लिखा गया था, लेकिन समय पर ऑडिट पूरा नहीं हो सका। देरी की वजह फंड की कमी बताई जा रही है। हादसे के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मामले की जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग के सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा आयुक्त संजय काटकर की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। समिति में एम्स, DMER, महावितरण, अग्नि सुरक्षा और स्वास्थ्य विभाग के विशेषज्ञ शामिल होंगे। अब जांच समिति हादसे की वजह और सुरक्षा व्यवस्था में हुई चूक की पड़ताल करेगी। महाराष्ट्र के नासिक से किसानों के आंदोलन की खबर सामने आ रही है। नासिक कुंभ मेले के लिए प्रस्तावित रिंग रोड के संरेखण और उससे प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा देने की मांग को लेकर किसानों का विरोध लगातार तेज हो रहा है। क्रांतिवीर सेना महाराष्ट्र राज्य के नेतृत्व में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर नासिक से मुंबई तक पैदल मार्च निकालने का फैसला किया था। किसानों का कहना था कि वे मुंबई पहुंचकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करेंगे, लेकिन पैदल मार्च शुरू होते ही पुलिस ने इंदिरा नगर पुलिस स्टेशन के पास किसानों को रोक दिया। इसके बाद किसान वहीं धरने पर बैठ गए और अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। किसानों का आरोप है कि प्रस्तावित रिंग रोड का संरेखण सही नहीं है। उनका कहना है कि जब तक जांच रिपोर्ट सामने नहीं आती है तब तक जमीन की खरीद, माप जोख और दूसरी कार्रवाई रोकी जाए। किसानों ने यह भी आरोप लगाया कि 25% मुआवजे का दबाव बनाकर जमीन संबंधित प्रक्रिया में सहयोग करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। आंदोलनकारियों ने साफ कहा कि न्याय मिलने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। वहीं 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन गोल्फ क्लब ग्राउंड से मुंबई तक पैदल मार्च और महिला किसानों द्वारा मुख्यमंत्री के वर्षा निवास पर राखी बांधकर विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया गया है।
मुंबई में शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने जेन ज़ी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि उनकी चिंताओं और ज़रूरतों को समझने की ज़रूरत है। श्रीकांत शिंदे के मुताबिक युवाओं की समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार और नीति निर्माताओं को गंभीरता से विचार करना चाहिए। जेन ज़ी आज शिक्षा, रोजगार, तकनीक और भविष्य से जुड़े कई मुद्दों को लेकर अपनी अलग सोच रखती है। ऐसे में उनकी आवाज़ को समझना और नीति निर्माण में उनकी चिंताओं को जगह देना जरूरी है। श्रीकांत शिंदे ने इसी दिशा में संवाद और नीतिगत बदलाव की आवश्यकताओं पर भी जोर दिया। देखिए, जेनजी को या युवाओं को सिर्फ वोट बैंक की तरह देखना नहीं चाहिए। उनकी क्या समस्या है वो जानकर उसके ऊपर क्या हम काम कर सकते हैं, उसके अंदर हम पॉलिसी अमेंडमेंट्स क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर हमारी सरकार काम कर रही है। हम ओपन टू डायलॉग है, सबसे डायलॉग कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर आज जो लोक प्रतिनिधि हैं, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो 20 से 30 साल के हैं, उनको यहाँ पर हमने बुलाया था। उनसे हमने डायलॉग प्रस्तावित किया कि उनको क्या लगता है कि किस तरीके से हम युवाओं तक पहुँच सकते हैं, उनकी क्या समस्या है, क्योंकि वो खुद एक लोक प्रतिनिधि है, वो चुनकर आए हैं। तो ये आज शुरुआत है, आने वाले समय में ऐसे डायलॉग्स जो है होते रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं तक कैसे पहुँचे और उनकी समस्या कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। जो समस्या है या जो सूचना है, वो सूचना को पॉलिसी में अमेंडमेंट कैसे कर सकते, पॉलिसी में कैसे ला सकते हैं, उसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इसके लिए हमारी सरकार जो है काम करेगी। महाराष्ट्र के उल्लासनगर से खबर सामने है, जहां महानगर पालिका के महापौर आपके द्वार जनता दरबार में गुवाहाटी अध्ययन दौरे के खर्च को लेकर जमकर हंगामा हुआ। महापौर और नगर सेवकों के गुवाहाटी दौरे पर करीब 65 लाख रुपए खर्च होने का दावा करते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट की जिलाध्यक्ष सीमा आहूजा ने महापौर से खर्च का पूरा हिसाब सार्वजनिक करने की मांग की। सीमा आहूजा ने सवाल उठाया कि आखिर जनता के पैसे का 65 लाख रुपए कहां खर्च हुआ। इस मुद्दे को लेकर जनता दरबार में शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेताओं के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली। सभागृह नेता अरुण आशान ने खर्च की जानकारी मनपा प्रशासन से लेने की बात कही। इसके बाद दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। अब इस पूरे मामले पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। पहले जनता दरबार था, वहाँ पे महापौर मैडम वहाँ पे जवाब देने वाली थी, तो वो जवाब मुझे नहीं मिला है। उनका जो सवाल मैंने पूछा था उनको 65 लाख का, जो गुवाहाटी में जाके उन लोगों ने खर्चा किया है, वहाँ पे कोई प्रशिक्षण लेने के लिए गए थे और उनके साथ नगर सेवक थे, नगर सेवक के साथ उनकी फैमिली थी। तो मेरा यही उनको बोलना था कि आप जहाँ पे गए थे गुवाहाटी, वहाँ पे कौन सा प्रशिक्षण लेके आए हो आप, और उसके बाद आपने जो 65 लाख का जो खर्चा किया है उसका जवाब दो। उसका खर्चा को मुझे नहीं चाहिए, मेरी जनता भी मांग रही है। उल्लासनगर का जनता का टैक्स का ये पैसा है, वो खर्चा किधर हो। मुंबई में नासिक कुंभ मेले को लेकर शिवसेना यूबीटी नेता अरविंद सावंत ने सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस प्रसन्ना बी वराले के बयान पर प्रतिक्रिया दी। अरविंद सावंत ने जस्टिस वराले की टिप्पणी की सराहना करते हुए कहा कि जब न्यायपालिका से उम्मीद की ऐसी किरण दिखाई देती है तो देश में सहानुभूति और न्याय की व्यवस्था पर भरोसा मजबूत होता है। उन्होंने कहा कि वे और उनकी पार्टी धार्मिक हैं, लेकिन धार्मिक कट्टरपंथ में विश्वास नहीं रखते। सावंत ने सरकार की प्राथमिकताओं पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि देश में शिक्षा और स्वास्थ्य को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए। नासिक कुंभ मेले की तैयारियों और उससे जुड़े मुद्दों के बीच सावंत का ये बयान सामने आया है। शर्म नहीं आती, कोई तो है आशा का किरण जब ऐसे दिखता है ना, तो लगता है इस देश में संवेदना अभी भी बाकी है, इस देश में न्यायिक भूमिका अभी भी बाकी है। अभी तो जैन जी ने तो शुरू कर ही दिया है, तो ये जो उन्होंने कहा वो सच्चाई है ना। हम भी धार्मिक है भैया, लेकिन हम धर्मांध नहीं है। जो कुछ कर रहे हो ना उसमें भ्रष्टाचार, बाकी कुछ नहीं है। कुंभ बिंब कुछ प्यार नहीं है। न तो इतने 9 लोग मरे ना, नासिक में मरे ना, वही तो कुंभ का नींव डाल दी उन्होंने 9 लोगों की आहुति देकर। शर्म नहीं आती क्या? शर्म नहीं आती? आज भी अभी कल परसों हमारे अमरावती में
आग लगी, वो बच्चे जो जन्म लेकर सांस भी लेने के नहीं तब तक मर गए हमारे छोटे बच्चे। अर्भक थे, प्रसूत होकर छोटे 24 घंटे वाले 2 दिन वाले बच्चे थे होंगे। क्या क्या मतलब जो व्यवस्था है वो कितनी भ्रष्ट है, देख लीजिए आप। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले से एक अधिकारी पर गाली गलौज और धमकी देने का आरोप लगा है। कोपरगांव तहसील के संवत्सर निवासी मधुकर सावले ने भूमापन अधिकारी प्रमोद जाधव पर मोबाइल फोन पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने और धमकाने का आरोप लगाया। शिकायतकर्ता के मुताबिक उन्होंने जमीन की माप को लेकर जानकारी लेने के लिए अधिकारी को फोन किया था। इसी दौरान बातचीत के बीच कथित तौर पर उनके साथ गाली गलौज की गई और धमकाया गया। मामले को लेकर सावले ने तहसील कार्यालय, भूमि अभिलेख कार्यालय, पुलिस थाने और शिरडी भूमि अभिलेख कार्यालय में शिकायत दी है। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। साथ ही कहा है कि अगर जांच में अधिकारी दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के कोपरगांव में अण्णा भाऊ साठे की पूर्णाकृति प्रतिमा का भव्य अनावरण किया गया। प्रतिमा के अनावरण के बाद युवाओं ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया। बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में समाज बांधव कार्यक्रम में मौजूद रहे। दरअसल प्रतिमा के शासकीय अनावरण की मांग को लेकर समाज बांधव पिछले कई वर्षों से आंदोलन और मोर्चा खोले हुए थे। आखिरकार उनकी मांग पूरी हुई। विधायक विवेक कोल्हे ने कहा कि अण्णा भाऊ साठे का देश का पहला पुतला कोपरगांव में स्वर्गीय शंकर राव कोल्हे ने स्थापित किया था। उन्होंने युवाओं से अण्णा भाऊ साठे के विचारों को जीवन में अपनाने की अपील की। इस दौरान गोदावरी नदी घाट के सुशोभीकरण के लिए निधि की मांग भी रखी है। मंत्री गिरीश महाजन ने सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए इसे हरी झंडी दी और बाद में गोदावरी नदी का निरीक्षण भी किया। मंत्री ने कहा कि महापुरुषों के विचार समाज को दिशा देते हैं और उन्हें सिर्फ जय घोष तक सीमित नहीं रखना चाहिए। नागपुर के वाठोडा इलाके से खबर सामने है, जहां कांग्रेस के नगर सेवक शुभम मोटघरे के घर पर बाइक सवार 2 हमलावरों ने फायरिंग कर दी। यह वारदात स्वामी नारायण मंदिर परिसर के पास हुई, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। राहत की बात यह रही कि गोलीबारी में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। बताया जा रहा है कि दोनों हमलावर बाइक से पहुंचे और शुभम मोटघरे के घर को निशाना बनाकर गोलियां चलाईं। वारदात के बाद दोनों मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है। महाराष्ट्र के नासिक से किसानों के विरोध प्रदर्शन की खबर सामने आई, जहां केंद्र सरकार के फैसले के तहत नासिक से प्याज की खरीद कर दिल्ली भेजे जाने से नाराज कुछ किसानों ने विरोध जताया। इसी दौरान एक किसान ने आत्महत्या की कोशिश की, जिसे पुलिस ने समय रहते रोक दिया। घटना की जानकारी मिलते ही नासिक पुलिस मौके पर पहुंची और किसान को सुरक्षित बाहर निकाला। किसानों का आरोप है कि नासिक से कम कीमत पर प्याज खरीदी जाने से उन्हें आर्थिक नुकसान हो रहा है। इसी मुद्दे को लेकर किसान सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और किसानों को समझाने का प्रयास किया। फिलहाल मामले को लेकर किसानों और प्रशासन के बीच बातचीत जारी है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन के रक्षाबंधन विज्ञापन पर शुरू हुआ विवाद अब पूरी तरह सियासी हो चुका है। कृति के पहनावे और विज्ञापन की थीम पर एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत की आपत्ति के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी कृति सेनन का समर्थन कर दिया। इसके बाद कांग्रेस और विपक्षी दलों के नेता कृति के पक्ष में उतर आए। वहीं बीजेपी और उसके सहयोगियों ने राहुल गांधी के रुख पर सवाल खड़े किए। हालांकि बढ़ते विवाद के बीच ज्वेलरी ब्रांड जीवा ने विज्ञापन को सभी प्लेटफॉर्म से हटा दिया है। एक रिपोर्ट देखिए।
विवाद की शुरुआत रक्षाबंधन के मौके पर जारी जीवा के विज्ञापन से हुई। विज्ञापन में कृति सेनन इंडो वेस्टर्न आउटफिट में नजर आई। विज्ञापन में कृति सेनन अपने भाई के साथ साथ अपने पेट डॉग को भी राखी बांधती दिखाई दी। इसके बाद उनके इसी पहनावे और विज्ञापन की थीम को लेकर सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे। मामला तब और गर्मा गया जब बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी एडवर्टीजमेंट पर सवाल उठाए। कंगना रनौत ने बिना कृति का नाम लिए कहा कि जब महिलाओं के पास कपड़ों के इतने विकल्प हैं, तो भाई को इन कपड़ों में राखी क्यों बांधी जाए। उन्होंने विज्ञापन की स्टाइलिंग को जानबूझकर अजीब बनाए रखने का आरोप लगाया। इसके बाद कृति सेनन ने सोशल मीडिया के जरिए आलोचकों को जवाब दिया। कृति सेनन ने कहा कि रक्षाबंधन का असली मतलब कपड़ों में नहीं, बल्कि प्यार, सुरक्षा और रिश्तों की भावना में है। उन्होंने अपनी बहन नुपुर सेनन के साथ राखी के रिश्ते का जिक्र करते हुए कहा कि उनके पेट डॉग्स भी परिवार का हिस्सा हैं और इसी वजह से उन्हें राखी बांधना उनके लिए स्वाभाविक है। इसी बीच कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कृति का समर्थन किया। उन्होंने कृति की पोस्ट को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर करते हुए महिलाओं के कपड़ों और उनकी जीवन शैली की ऑनलाइन पुलिसिंग का विरोध किया। राहुल गांधी ने कहा कि कोई महिला क्या पहनती है, क्या करती है और कहां जाती है, ये पूरी तरह उसकी अपनी पसंद है। राहुल गांधी के समर्थन के बाद विवाद बॉलीवुड से निकलकर सीधे राजनीतिक मैदान तक पहुंच गया। कांग्रेस नेता उदित राज ने कंगना रनौत पर निशाना साधते हुए उनके पुराने पहनावे का हवाला दिया। उदित राज ने कहा कि दूसरों के कपड़ों पर टिप्पणी करने से पहले कंगना रनौत को अपनी पुरानी तस्वीरें भी देख लेनी चाहिए और अगर उनमें समझ, शराफत और ईमानदारी है तो कृति सेनन से माफी मांग लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी और अपने पहनावे को लेकर फैसले लेने की आजादी है। तो वही शिवसेना प्रवक्ता शाइना एनसी ने राहुल गांधी पर पलटवार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी हर मुद्दे में दखलंदाजी करते हैं। शाइना एनसी ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या भारतीय संस्कृति में इस तरह के पहनावे के साथ रक्षाबंधन मनाना सही है। उन्होंने इसे भारतीय संस्कृति और सभ्यता के नजरिए से भी गलत बताया। रक्षाबंधन के एक विज्ञापन से शुरू हुआ ये विवाद अब सियासी बयानबाजी तक भी पहुंच चुका है, जहां एक ओर कृति सेनन को राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं का समर्थन मिला, तो वहीं बीजेपी और उसके सहयोगियों ने इसे भारतीय संस्कृति से जोड़कर सवाल उठाए। बढ़ते विवाद के बीच जीवा ने विज्ञापन को सभी प्लेटफॉर्म से हटा दिया है। ब्रांड ने विवादित विज्ञापन हटाकर माफी मांगी। भावनाएं आहत होने पर ब्रांड ने जताया खेद। त्योहारों के सम्मान में विज्ञापन सभी मीडिया से हटाया। ब्रांड ने भारतीय संस्कृति के सम्मान का दिया भरोसा। विवाद के बाद ब्रांड ने विज्ञापन वापस लिया। अब देखना ये होगा कि विज्ञापन हटने के बाद ये विवाद थमता है या आने वाले दिनों में इसे लेकर सियासी घमासान और तेज होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।